हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपनी तैयारी में एनए सेट 2 क्लास 10th का साइंस विषय का। इस वीडियो में हम लोग सॉल्यूशंस देखेंगे। दूसरे सारे सॉल्यूशंस देखने के लिए आप आई बटन पर क्लिक कीजिए या फिर प्लेलिस्ट जो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, आपको वहां पर जाकर के देख लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। एक भूरे रंग का चमकदार धातु एक्स को वायु की उपस्थिति में गर्म करने पर वह काले रंग का हो जाता है, तो तत्व एक्स और काले रंग के यौगिक का नाम बताना है आपको। ठीक है, तो सिल्वर और सिल्वर ऑक्साइड जो है आपका, ये इसका सोल्यूशन होगा। ए जो है इसका सही जवाब होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। निम्न में से संतुलित रासायनिक समीकरण है, तो इसकी जो संतुलित रासायनिक समीकरण में जैसे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में दोनों के मॉलिक्यूल जो है वो सेम होने चाहिए। तो यहाँ पर देखो Na के 2 है, तो यहाँ पर 2Na बन रहा है, तो ये क्लियर हो गया। SO4 है, यहाँ पर भी SO4 मिल जाएगा। Ba1 है, Ba मिल गया। Cl2 है, तो 2Cl यहाँ पर मिल जाएगा। तो ये समीकरण जो सेकंड है वो आपकी संतुलित रासायनिक अभिक्रिया होगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। NaOH 10 ml विलियन HCl के 8 ml विलियन में पूर्णतः उदासीन हो जाता है। ठीक है, ये उदासीन हो रहा है यहाँ पर 8 मिलियन में, पर NaOH का 8 मिलियन मतलब 20 ml जो है वो 15 मिलियन में मिला है। 8 8 16 होता है, यहाँ पे 15 ही ले रहे हैं, तो 15 लेने की वजह से ये क्षारीय होगा। ठीक है, अगर 16 लेते तो आपका ये क्या हो जाता, उदासीन हो जाता। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। एक व्यक्ति किसी घर के एक महिला के जो सोने के आभूषण है उसको किसी एक विलियन में डाल देते हैं, तो विलियन जो है वो कौन सा विलियन है जिससे उसका वजन जो है सोने के धातु का कम हो गया, तो वो है एक्वारेजिया। ये इसका जो सही जवाब है वो ब। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ये रहा। मनुष्य के शरीर में उस ग्रंथि का नाम बताना है जो हार्मोन और एंजाइम दोनों को स्रावित करती है। तो हार्मोन और एंजाइम दोनों स्रावित करने वाली जो ग्रंथि है वो आपकी है अग्नाशय ग्रंथि। जल्दी जल्दी से उतार लीजिए सॉल्यूशंस, हम और भी वीडियोस लेकर के आ जाएंगे। 8 400 400 400। जी हाँ, अब क्लियर करो अपने सभी डाउट्स व्हाट्सएप पर ही। बस 8 400 400 400 पर व्हाट्सएप करो अपने डाउट्स और 5 सेकंड में पाओ वीडियो सॉल्यूशन। 8 400 400 400 व्हाट्सएप चैट खोलो और फॉलो करो 3 स्टेप्स। सबसे पहले आप लोगों को अपने डाउट्स का एक फ़ोटो खींचना है, तो फ़ोटो क्लिक करो, सवाल को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। फॉर क्लास 6 to 12th IIT JEE नीट्स CBSE यूपी बिहार महाराष्ट्र राजस्थान एंड अदर स्टेट बोर्ड्स। तो देर किस बात की, 8 400 400 400 पर व्हाट्सअप करके अपने सभी डाउट्स को कर दो आउट। आप लोगों के लिए और भी सेट्स जो है हमारे पास में अवेलेबल, वो आप सोल्व कर लीजिएगा। यही पेपर आप लोगों के आ सकते हैं। उत्सर्जन तंत्र का सही क्रम चुनिए। उत्सर्जन तंत्र का सही क्रम जो है हमारा, देखो मूत्र मार्ग से हमारा मूत्राशय से पहले मूत्र मार्ग में जाएगा, तो यहाँ पर वृक्क जो है हमारे किडनी से मूत्रवाहिनी, मूत्रवाहिनी से मूत्राशय, मूत्राशय से मूत्र मार्ग की ओर जाता है, तो ये स जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट जो है 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता होती है, तो उत्तल लेंस की क्षमता जो होगी वो है 1 डायप्टर। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। किसी उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा होती है, तो उत्तल लेंस की जो फोकस दूरी होती है वो हमेशा कितनी होती है, धनात्मक होती है। उत्तल लेंस कैसा होता है, ऐसा दिखता है। ठीक है, उसकी जो फोकस दूरी होती है वो धनात्मक होती है। F = R/2 सत्य है। तो 9th वाला जो क्वेश्चन है उसका जो सही जवाब है उसमें क्या होगा, देखो अवतल दर्पण के लिए है या समतल दर्पण के लिए है या उत्तल दर्पण के लिए या अ और स के लिए, दोनों के लिए है, मतलब अवतल और समतल उत्तल दोनों के लिए। तो ये सही जवाब है, अवतल और उत्तल दोनों के लिए है। आई होप ये क्लियर हो गया होगा इसका। अगला क्वेश्चन देखने 10th क्वेश्चन जो है। 9 न्यूटन का कोई बल किसी वस्तु पर लगाने पर यदि वस्तु बल की दिशा में 3 मीटर की दूरी पर विस्थापित हो जाती है तो वस्तु द्वारा किया गया कार्य होगा। तो 10वें क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो है 27 जूल। ठीक है, 9 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि कार्य जो होता है या वर्क डन जो होता है वो किसके बराबर होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट के बराबर होता है। तो यहाँ पर 27 जूल आ जाएगा। ऐसी युक्ति जो विद्युत धारा उत्पन्न करती है कहलाती है। जो उत्पन्न करती है वो क्या कहलाएगी, विद्युत जनित्र। ठीक है, धारा मापी और ये सारे विभव मापी, विभव को मापता है, धारा मापी आपका धारा को मापता है, एमीटर जो है आपके करंट को मेजर करता है। चलिए अगला क्वेश्चन जो है 12th क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी प्रतिवर्ती चाप के अवयवों का सही क्रम है। तो 12वें क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो है अभिग्राही, संवेदी न्यूरॉन, मेरुरज्जु और प्रेरक न्यूरॉन और मांसपेशी। ये आपका सही जवाब हो जाएगा। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, और भी आपको सॉल्यूशंस देखने हैं तो आप कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं, हम आपको उसके प्लेलिस्ट प्रोवाइड कर देंगे। विद्युत परिपथ में प्रतिरोध के मान को परिवर्तित करने के लिए किसी युक्ति का उपयोग किया जाता है। तो
13 क्वेश्चन जो है 13वां क्वेश्चन जो है उसका जो सही जवाब है वो अमीटर है। ठीक है, आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब अगला क्वेश्चन जो है वो आपकी स्क्रीन पर ये रहा, नहीं सॉरी, ये 13वां क्वेश्चन जो है उसमें यहाँ पर आपको देखना है प्रतिरोध के मान को परिवर्तित करना है ना। तो प्रतिरोध के मान को परिवर्तित करने के लिए धारा नियंत्रक का इस्तेमाल करते हैं। आई होप ये ऐसा प्रतिरोध होता है उसको मान को परिवर्तित करते हैं तो धारा नियंत्रक कहलाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन ये है, किसी विद्युत परिपथ में 100 वोल्ट का बल्ब लगा हो और जिसमें विभवांतर 250 वोल्ट है तो इसमें प्रवाहित विद्युत धारा का मान क्या होगा। तो 14वें क्वेश्चन का सही जवाब है 0.4 एम्पियर। कैसे आएगा आप लोगों को बताना है। तो यहाँ पर जो है पावर है ये दे रखी है और वोल्टेज दे रखा है, तो P = V × I होता है, ये आपको पता रखना होगा। तो I जो होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, P/V के बराबर हो जाएगा, तो 100/250 हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जो हैं वो क्या करती हैं, एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं, एक दूसरे के समांतर होती हैं, या फिर एक दूसरे को कभी भी प्रतिच्छेद नहीं करती है, या फिर चुंबकीय बल रेखाएं एक बंद वक्र में नहीं बनती है। तो ये वाला जो है सही जवाब होगा इसमें, एक दूसरे को कभी भी प्रतिच्छेद नहीं करेगी। ये हमारा N और S पोल होता है, आपने अगर बनाई हो तो ये चुंबकीय रेखाएं ऐसे जाती है, तो ये प्रतिच्छेद नहीं करती हुई आपको आगे N से S की तरफ बढ़ती है। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। पहला 16वां क्वेश्चन जो है 1 किलोवाट आवर तुल्य है, किसके तुल्य होगा। तो इसका जो सही जवाब है वो आपको याद रखना है 3.6 × 10⁶ जूल के बराबर होता है। ठीक है, इसको सॉल्व करने के लिए किलो को 1000 और वोट और आवर को अपने को कन्वर्ट करना रहेगा न्यूटन और मीटर में। ठीक है, न्यूटन मीटर और सेकंड में कन्वर्ट करके जूल हमें निकालना होगा। तो वो डिटेल में अगर आप लोगों को सॉल्यूशन चाहिए तो आप लोग हमें बताइएगा, तो हम लोग आपके उसलिए वीडियो बना देंगे और भी डिटेल्स वाली जो साइंस के सब्जेक्ट्स हैं उसकी। ठीक है, दृश्य प्रकाश का तरंग दैर्ध्य होता है, जो देख सकते हैं हम, उस प्रकाश का तरंग दैर्ध्य जो होता है 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर की ओर बराबर होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, नाभिकीय विखंडन में परमाणु नाभिक के 2 भागों में टूटता है, या प्रोटॉन 2 भागों में टूटता है, या न्यूट्रॉन 2 भागों में टूटता है, या इलेक्ट्रॉन 2 भागों में टूटता है। इसका जो सही जवाब है 18वें क्वेश्चन का सही जवाब है परमाणु नाभिक 2 भागों में टूटता है। 19वें क्वेश्चन का जो क्वेश्चन है वो क्या है, गंगा के जल को संदूषित करने वाला सूक्ष्मजीवी कालिफॉर्म है। तो 19वें क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो है जीवाणु। ठीक है, ये सही जवाब है, लगा लीजिए फटाफट से। हाँ, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन में देखते हैं, ये रहा 20वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, रॉकेट के ईंधन के रूप में उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो इसमें आपको सही जवाब लगाना है, तो वो है द्रवित हाइड्रोजन। हाइड्रोजन को इस्तेमाल किया जाता है ईंधन के रूप में। किसी ऊर्जा स्रोत का चयन किन कारकों पर निर्भर करता है। 21वें क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो है ऊर्जा स्रोत जो है, उस ऊर्जा स्रोत का उपयोग करने में पर्यावरण की होने वाली क्षति के ऊपर निर्भर करता है। ठीक है, तो या इसमें यहाँ पर आपके पास में 4 स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं, उन चारों स्टेटमेंट्स का जो है वो सही जवाब क्या है, द है इसका सही जवाब। उस ऊर्जा स्रोत के ऊर्जा प्राप्त करने की में सरलता कितनी है, उस ऊर्जा स्रोत में ऊर्जा प्राप्त करने में मितव्ययिता मतलब पैसा कितना खर्च हो रहा है, उस ऊर्जा स्रोत में ऊर्जा प्राप्त करने के लिए उपलब्ध प्रौद्योगिकी की दक्षता कितनी है, और पर्यावरण को कितनी हानि हो रही है। सारे फैक्टर्स जो है आपको सेलेक्ट करने पड़ते हैं। तो सही जवाब क्या हो गया, द। 22वां क्वेश्चन आपका है, अल्बर्ट आइंस्टीन द्वारा कौन सी समीकरण, तो ये तो आपको सबको पता होगा, ब इसका सही जवाब है। 22वें क्वेश्चन का सही जवाब है ब। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, तप्त जल को पृथ्वी के पृष्ठ के से बाहर निकालने के लिए कौन निकास मार्ग को कहते हैं। तो 23वें क्वेश्चन का सही जवाब है उष्ण स्रोत। ठीक है, उष्ण स्रोत कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है 22वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, 4 माध्यमों ABCD का अपवर्तनांक निम्नलिखित सारणी में दिया गया है। ए का इतना है, बी का इतना है, और सी का इतना और डी का इतना, ये चारों का दिया हुआ है। जब प्रकाश वायु में उपयुक्त किसी एक माध्यम में प्रवेश करता है तो प्रकाश का वेग सबसे कम किस माध्यम में होगा। तो अपवर्तनांक के अनुसार अगर हम देखें तो वायु से अगर वो किसी एक माध्यम में जा रहा है जिनके अपवर्तनांक ये दिए हुए हैं, तो इसके अनुसार आपका जो सही जवाब होगा वो होगा डी इस वाले में, क्योंकि सबसे ज़्यादा इसका अपवर्तनांक है, इस वजह से इसका जो वेग होगा सबसे कम इसमें ही होगा। ठीक है,
अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, दिए गए चित्र के में आपतन कोण आई का मान क्या होगा। अब यहाँ पर देखो सीधा सीधा आ रहा है, ठीक है। तो आपतन कोण का मान कितना होगा आपको बताना है। तो नॉर्मल के साथ में ये कितने डिग्री का कोण बना रहा है, वो है आपका 0 डिग्री का कोण बना रहा है। यहाँ से आपतन कोण जो होगा वो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर, दी गई सारणी का द्वारा प्रतिरोध R का आकलन करिए। R की वैल्यू निकालनी है हमें दिया हुआ है वोल्टेज और करंट। तो V इज इक्वल टू क्या होता है, I इंटू R। तो R इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, V अपॉन I। तो V की वैल्यू है 2 और I की वैल्यू है 10। तो 2/10 कितना हो जाएगा, 0.2। तो इसका सही जवाब हो गया आपका स। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यदि किसी प्रतिरोध तार की लंबाई आधी कर दी जाए तो प्रतिरोध तार की प्रतिरोधकता पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो 27वें क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो आपका हो जाएगा, प्रतिरोधकता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। क्या कर रहे हैं इसमें, तार की लंबाई को आधी कर दी जाए तो प्रतिरोधकता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है ना। आर की वैल्यू चेंज हो जाएगी पर प्रतिरोधकता, मतलब प्रतिरोधकता होता है रो, इसमें कोई चेंजेस नहीं आएगा क्योंकि तार के जो मटेरियल है उसको अपन ने चेंज नहीं किया। कॉपर का है तो कॉपर की प्रतिरोधकता फिक्स होती है। ये आप लोगों को बताया नहीं जाएगा, तो ये मैं आपको बता रहा हूँ डिटेल में, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चिपको आंदोलन की शुरुआत किस वर्ष में हुई थी। तो 28वें क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो है 1973 में। याद कर लीजिए 1973 में चिपको आंदोलन का हुआ था स्टार्ट। RCHO क्रियाशील मूलक को क्या कहा जाता है। 29th का जो सही जवाब है वो है एल्डिहाइड कहा जाता है। आई होप ये आपको क्लियर हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है, सल्फ्यूरिक अम्ल का अणुसूत्र क्या होता है। लास्ट क्वेश्चन देखने से पहले मैं आपको कह दूं कि अगर आप लोगों ने पुराने वीडियोस नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर के देखिए। 30वें क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो H2SO4 रहेगा। आई होप ये आपको सारे क्लियर हो